Hello everyone and welcome to our channel। आप लोगों ने जिन लोगों ने लेक्चर 2 देखी होगी हमारी इस वीडियो की, तो उन्होंने लेक्चर 2 में देखा था कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें की थी, है ना। उम्मीद है वो लेक्चर आप लोगों को काफ़ी हेल्प किया होगा। ख़ासकर क्लास 9th एंड क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए ही मैंने वो लेक्चर बनाया था। देखिए, जो मैथमेटिक्स की बातें हम लोग कर रहे हैं ना, तो आप देखोगे, आप खुद फील करना कि फ़िज़िक्स में मैथमेटिक्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। तो इसीलिए मैं एक सीरीज़ ही चला रहा हूँ जिसमें मैं यूज़ होने वाले मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कशन करूँगा अपनी इस स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में, है ना। तो देखिए, लेक्चर 1 हम लोगों ने किया था, तो लेक्चर 1 आपको याद होगा, उस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फिर उसी के साथ मैंने आपको ये भी सिखा दिया था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। देन मैंने आज फिर एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया था, वो लेक्चर था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर सेकंड था हमारा, और मैं उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, इस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। तो इस सीरीज़ में अब जो नेक्स्ट गोल है हमारा, वो नेक्स्ट गोल है हम लोगों को सीखना फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है ना। हो सकता है बहुत सारे लोगों को फैक्टराइजेशन करना आ भी रहा होगा, तो जिन लोगों को आता है तो खैर वो पूरी की पूरी लेक्चर 3 आप मेरी स्किप कर सकते हैं। आपको नई चीज़ें लेक्चर 4 में सीखने को कुछ मिल सकती हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल ही अननोन हैं, जिन्हें फैक्टराइजेशन आता ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये लेक्चर कुछ हद तक हेल्प कर सकता है कि फैक्टराइजेशन किस तरह से किया जाता है। फैक्टराइजेशन सीख लेने के बाद फिर आपको मैं बताऊंगा कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने फॉर्मूले की मदद से x की वैल्यू निकालनी सीखी थी, उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप डायरेक्टली फैक्टराइजेशन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हो। तो एक ऑल्टरनेट अप्रोच है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। और लास्ट जो हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं, आज की टारगेट जो हमारी है, वो है फ्रीक्वेंटली यूज्ड अलजेब्रिक फार्मूला एट अ ग्लेंस। मतलब जो अलजेब्रा में जो कॉमन फार्मूला है हमारे, उन कॉमन फार्मूला को एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सा फार्मूला होता है। सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं आपकी, मुझे यकीन है कि आप सभी लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, लेकिन चलिए फिर भी एक बार हम लोग उन सारे कॉमन फार्मूला को देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं, और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। दिख रहा है सभी लोगों को। तो देखिए, इसमें हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसे मान लिया जाए कि मैंने यहाँ से एक क्वेश्चन ले लिया, एग्जाम्पल 1 कंसीडर कर लिया मैंने, है ना। तो ये एग्जाम्पल 1 जो दिया गया है, इसमें हमें फैक्टराइजेशन करना है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आप ज़रा देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने साफ लिख दिया है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, है ना। तो अगर मैं बात करूँगा, तो यहाँ पर हम लोगों को क्लियर वे में लिखा हुआ है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। मतलब ये जो फैक्टराइजेशन है, इसके लिए हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को तोड़ना है। तो आप एक काम करना, यहाँ सबसे लास्ट वाले डिजिट पर आना। तो आपको सबसे लास्ट में डिजिट क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। अब 6 को अगर आपको लिखना होगा, तो 6 को लिखने के लिए आप 2 इंटू 3 का यूज़ कीजिएगा। 2 इंटू 3 आपको तो 6 मिलने वाला है, ठीक है। अब ज़रा इस 2 और 3 को ध्यान देना, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? आप मिडिल टर्म में आइए, आपका मिडिल टर्म 5x दिया गया है, तो अगर मैं 2x और 3x लिखता हूँ, तो क्या ये 5x नहीं मिल जाएगा? ऑफ कोर्स मिल जाएगा। तो हम लोग इस रिज़ल्ट को आसानी से यूज़ करेंगे यहाँ पर, जो हम लोगों ने यहाँ दे रखा है पहले से ही। तो रिज़ल्ट यूज़ करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। 5x की जगह पर आप आसानी से यूज़ कर लेना 2x प्लस 3x, और ये प्लस 6 हो गए। अब ज़रा बताइए, तो इन दोनों में आपको जो दिए गए हैं ना, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ से आप इस पर फोकस करना, इस पर। तो इस पर जैसे ही फोकस करोगे, तो x कॉमन निकल जाएगा ना आपका। तो चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, x को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं।
तो जैसे ही एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया, बताओ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स इंटू एक्स, मतलब एक्स 2 बार आ रहा है हमारा। तो एक एक्स आपने कॉमन निकाल लिया, तो एक एक्स अभी भी बचा हुआ है। और यहाँ से आप देख रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो इन दोनों में से हमने एक्स कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ केवल 2 बच गया। प्लस फिर आप यहाँ से अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 3x प्लस 6 है अगला टर्म। तो 3x प्लस 6 में से अगर आपने 3 को कॉमन निकाल लिया है ना, अगर आपने 3 को कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास क्या बच जाएंगे, x प्लस 2। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फर्दर क्या हो गया जो हम लोगों को सोचना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो x प्लस 2 है और यहाँ x प्लस 2 है, ये फर्दर कॉमन निकाला जा सकता है। तो आप एक काम कर सकते हो आसानी से, यहाँ से x प्लस 2 को वापस कॉमन निकाल लो। जैसे ही कॉमन निकाल लोगे तो पहले वाले टर्म में x बच गए, दूसरे वाले टर्म में 3 बच गए। तो इस तरह से यही हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मेरे को लिखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये आप लिख सकते हैं x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3। इसे ही हम लोग फैक्टर कहेंगे। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। चलिए एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन के नज़रिए से सेम चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 में हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस से 9x प्लस 20। तो ये मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, कैसे की जाएगी? तो आप सबसे पहले मिडिल टर्म पर ध्यान दे दो भाई। तो अगर आप मिडिल टर्म पर ध्यान दोगे तो ये बताओ, मिडिल टर्म 9x है ना, इसको लाना है। तो लास्ट वाला टर्म क्या है, 20। अगर 20 आप लिखोगे तो 4 इंटू 5 लिखोगे, ज़रा बताओ तो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 आएगा। बस ये मिल गया आपको, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। ज़रा ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्या इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस 20? ज़रा देखिए तो माइनस 4x माइनस 5x तो माइनस 9x ही ना हमारा आ रहा है। वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। अब फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं? तो जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर ये जो 2 टर्म है, ये 2 टर्म ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। जैसे ही आपने ये 2 टर्म ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ से आप x कॉमन लीजिएगा तो क्या मिल जाएंगे, x माइनस 4। फिर आपके पास जो नेक्स्ट टर्म है, जिसे अगर हम लोग देखते हैं तो वो नेक्स्ट टर्म हमारे पास कुछ ये हो गया ना, माइनस 5x प्लस 20। तो ठीक है भाई, अगर माइनस 5x प्लस 20 है तो यहाँ से माइनस 5 आप कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 आ गए। फिर आप ज़रा देखिएगा तो x माइनस 4 यहाँ भी है और x माइनस 4 यहाँ भी है। इन दोनों में से x माइनस 4 आप कॉमन ले लीजिए और ये बन गए x माइनस 5। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे लिखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो ये कितने आ जाएंगे, x माइनस 4 x माइनस 5। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए फटाफट समझते हैं। ये 2 क्वेश्चन तो हो गए, एक और क्वेश्चन लिया जाए। कलर चेंज कर लेता हूँ। एक और क्वेश्चन अगर मैं लूँ तो यहाँ से मान लिया जाए कि एग्जाम्पल 3 की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल 3। इस एग्जाम्पल में मान लीजिए कि ये क्या दिया हुआ है, मैंने मान लिया ये दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। आप एक काम करो, यहाँ पर सबसे कांस्टेंट वाला टर्म देखिए। तो कांस्टेंट वाला टर्म हमारे पास क्या दिए गए हैं, अगर इस कांस्टेंट वाले टर्म को देखते हैं तो ये 6 है। 6 को अगर लिखिएगा तो 2 इंटू 3 लिखिएगा। अगर आप 3 में से 2 लेस कीजिएगा तो 1 आएगा। तो आप जानते हो कि अगर ये x लिखा हुआ है तो x के आगे तो 1 ही ना छिपा हुआ है। तो आप आसानी से अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये एक्स स्क्वायर हो गए प्लस x है ना, तो आप प्लस 3x में से 2x लिख दीजिए तो प्लस x आ जाएगा। और ये कितने आ गए, माइनस 6 आ गए। अब बताइए ये कितने आ जाएंगे। फर्दर अगर आप लीजिएगा तो 2 का पेयर बना दीजिए। अगर आप पेयर बनाओगे तो देखो तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x यहाँ नज़र आ रहा है ना पेयर बनाने पर। तो चलिए भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x तो हम लोगों को नज़र आ रहा है। तो एक काम ये किया जाए
कि यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 3 आ गए। फिर आप -2 कॉमन ले लीजिए। जब -2 आप कॉमन लेंगे अगले 2 टर्म में से, मतलब इन दोनों टर्म में से -2 अगर हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो वापस कितने मिल गए, x प्लस 3 मिल गए। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप देख रहे होगे तो ये x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू क्या मिल गए, एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 2 ये मिल गए। यही हमारा आंसर हो गया। कोई इशू नहीं है, कितना आसान है। तो देखिए 3 क्वेश्चन मैंने अभी आपको पढ़ाया स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से, और ये 3 क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ हम लोगों ने फैक्टराइज कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप आइए, मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 4 में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 मैं इस एग्जाम्पल से ही सिखा दूंगा। 6-7 एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, उसी में सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आपके काम के लायक चीज़ें होंगी, जो फिज़िक्स में जितने तक की ज़रूरत है वो इन्हीं सब एग्जाम्पल में कवर हो जाएगा। उसके लिए परेशान नहीं होना है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 में आते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दिया गया है 6x² माइनस 6 माइनस 35। देखिए अब तक जो क्वेश्चन था ना, उस क्वेश्चन में आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो एक्स स्क्वायर के आगे 1 हिडन था, मतलब एक्स स्क्वायर अकेला था। अगर उसके कोएफिशिएंट की बात कीजिएगा तो कोएफिशिएंट 1 है, आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 1 ही है। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, और एग्जाम्पल नंबर 3 में भी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 1 है। लेकिन अगर आप इस एग्जाम्पल में बात कीजिएगा तो अब एक्स स्क्वायर की साथ मल्टीप्लाई में 4 है, मतलब एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 6 आ गई है, 6 आ गई है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करने का है। इस तरह का क्वेश्चन जब हम लोगों के सामने आएगा ना, तो हम लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप अगर रफ वर्क करोगे तो बस इतना ध्यान में रखना कि ये 6 एंड 35 को पहले आप मल्टीप्लाई कर दो। बताओ तो 6 एंड 35 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 210 आ जाएगा ना, 210 आ गया। अब 210 को तुम स्प्लिट करो, इस तरह से स्प्लिट करो कि ये x मिलने लगे हमें। तो देखो 210 को स्प्लिट करने के लिए मैं बता दूं, बहुत ही अगर बच्चों की तरह सिखाया जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। 2 से इसका फैक्टर कीजिए तो ये 105 आ गए। फिर आप 5 से फैक्टर कीजिएगा तो ये 21 आ गए। फिर आप 3 से फैक्टर कीजिएगा तो ये 7 आ गए। अब यहाँ से अगर मेरे को लिखना है तो बताइए, तो 210 को 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं, है ना, 5 इंटू 7। अब देखिए तो इसको अगर मैं लिखूँगा तो 2 इंटू 7 को एक साथ लिख दिया और 5 इंटू 3 को एक साथ लिख दिया, है ना। 2 इंटू 7 क्या आ गया 14, 5 इंटू 3 क्या आ गया 15। तो 14 और 15 भी मल्टीप्लाई होगा तो वही 210 ही आने वाला है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 14 और 15 जब आपस में अगर इस तरह से लिखिएगा कि 14 में 15 घटाओगे तो ये -1 आ जाएगा, है ना, ये -1 आ गया। तो अब ज़रा आप मुझे बता दो, जो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया कि भाई 14 में से, दैट इज़ 14 में से 15 लेस करने पर -1 आ गए। तो अगर यही 14x में 15x लेस करेंगे तो ये -x आ जाएगा ना, ऑफ कोर्स आ जाएगा -x। अब देखिएगा ज़रा आप, तो यहाँ पर आपको वही चीज़ें दिखाई गई होंगी, -x है ना। तो देखिए अब मैं इसको तोड़ रहा हूँ, सारी चीज़ें यहाँ पर रफ वर्क में मैंने दे दी। रफ वर्क में क्या किया जाएगा, अगर इस तरह की क्वेश्चन आ जाएगी जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ भी कोई कोएफिशिएंट है तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 और 35 मल्टीप्लाई हो गया जो कि 210 आया। 210 को फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद हमें ऐसे नंबर के साथ इसे सेट करना होगा जिन्हें जोड़ने पर या घटाने पर मिडिल टर्म मिल जाता है। तो यहाँ पर वैसा ही एक नंबर आया 14 इंटू 15, क्योंकि 14 इंटू 15 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 14 इंटू 15 तो ये आपको 210 तो देगा ही देगा, साथ ही साथ 14x में से 15x को अगर मैंने लेस किया तो ये -x आ जाएगा जो कि आपका मिडिल टर्म है ना। तो जब ऐसी सिचुएशन आ गई हमारे पास, तो इस तरह की सिचुएशन में अब आगे क्या,
अब फैक्टर कर लीजिए किस तरह से करेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो यहाँ से अगर मैं इसको 6x² करता हूँ, फिर आप एक काम करो +14x कर दो, फिर एक काम करो -15x -35 कर दीजिए। अब बताइए तो कॉमन हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ से? अगर मुझे कॉमन लेना होगा तो कॉमन हम लोग 2 कंसीडर कर लें। 2x कॉमन ले लिया शुरू के 2 टर्म से, जैसे पहले कर रहे थे, तो ये 3x + 7 आ जाएंगे। और यहाँ अगले 2 टर्म से अगर कॉमन लेना होगा तो हम लोग 7 को कॉमन ले सकते हैं ना। 7 अगर कॉमन ले लिया तो 7 नहीं 5 कॉमन लेना होगा, है ना। तो एक काम कीजिए 5 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बताइएगा 5 कॉमन लेने के बाद ये 3x + 7 ही ना आ जाएगा। अब ज़रा देखिए 3x + 7 यहाँ भी, 3x + 7 यहाँ भी, ये चीज़ें आपको तो दिख रही होंगी। देखिए तो 3x + 7 यहाँ, 3x + 7 यहाँ। तो अगर मैं यहाँ से फर्दर कॉमन लूँगा तो 3x + 7 को कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर क्या बच गया 2x - 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना आसान। देख लीजिए अगर x² के साथ कोई कोएफिशिएंट दिया हुआ रहता है तो इसको कुछ इस मैनर में हम लोग फैक्टराइज करते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ एग्जाम्पल 4 के तौर पर। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन मैंने लिया एग्जाम्पल 5, 4 एग्जाम्पल तो हो गए हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिए गए हैं 12x² + x - 6, है ना। अब बताइए तो यहाँ पर वापस हम लोगों को क्या करना है, वापस हम लोगों को फैक्टराइज ही करना है। तो एक काम कीजिए x² का कोएफिशिएंट 12 है और कांस्टेंट टर्म क्या है 6। तो 12 × 6 कितने आ गए 72 आ गए। इसी 72 को आप लिखिएगा 9 × 8 से 72। अब बताइए अगर 9x में 8x लेस कर दिया तो ये कितने आ जाएंगे, x ही ना आ जाएंगे। और ये मिडिल टर्म मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? बहुत ही सही, बहुत ही सही जा रहे हैं हम लोग। तो मिडिल टर्म मिल गया। अब अगर इसको मुझे लिखना होगा तो ये 12x² + 9x - 8x - 6 लिखिए। अब बताइए कॉमन क्या लीजिएगा आप, 3x कॉमन ले लीजिए। तो ये कितने आ गए 4x + 3 माइनस, अगर आप 2 कॉमन ले लीजिएगा तो ये 4x + 3 आ जाएगा। अगर आप यहाँ से देखोगे तो बताओ तो 4x + 3 यहाँ भी, 4x + 3 यहाँ भी है। तो हम लोग एलसीएम कह रहा हूँ, कॉमन जो है वो 4x + 3 कॉमन एक्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से क्या आ जाएगा 3x - 2 आ जाएगा। तो बोले तो अगर हम लोग आंसर लिखना चाहते तो आंसर तो यही ना आ गया आपका 12x² + x - 6 = कितने आ गए 4x + 3 × 3x - 2। ये आंसर मिल गए। ये सारी चीज़ें रफ वर्क हैं जो यहाँ पर मैंने अंडर बॉक्स कर दिया। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से, ताकि कंसेप्ट हमारी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन है 24x² - 34x - 10 ये दिया गया। तो चलो भाई मिडिल टर्म स्प्लिट कर कर देखते हैं हम लोग, है ना। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो एक काम ये किया जाए, रफ वर्क में आइए आप। सबसे पहले 24 × 10, 24 × 10 कितने आ जाएंगे 240 आ जाएंगे। अब ये 240 को हम लोगों को तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि 34 मिलना चाहिए। देखो ये जो मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग है ये तुम्हारी कैलकुलेशन पर बेस्ड होगा। आपका दिमाग जितना तेज़ दौड़ सकता है कैलकुलेशन में, बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशन में, उतनी जल्दी आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, जितना फास्ट आपका दिमाग दौड़ेगा। तो अब यहाँ से देखिएगा 240 है, तो अगर इस 240 को लिखना है तो हम लोग 40 × 6 से 240 नहीं लिख सकते हैं। अब बताइए 40 में 6 लेस कीजिएगा तो ये 34 आ सकता है कि नहीं आ सकता, बताइए। तो 40 - 6 से 34 आ जाएगा, तो ये आ गया ना मिडिल टर्म, सिंपल। तो जब मैं इसको लिखूँगा तो बताइए अगर इसको लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा। तो इसको लिखने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं 24x²,
34x लाना है, तो 34x और ये माइनस में लाना है। तो एक काम करो, 40 को माइनस में ले लो और 6 को प्लस में ले लो। देखना तो -34x आ गया और ये -10 है। अब ज़रा बताओ क्या लिखोगे, यहाँ से किस चीज़ को कॉमन ले सकते हो? तो 8 को कॉमन ले लीजिए, 8x कॉमन ले लीजिए। किस में से 8x कॉमन लेंगे? तो आपको पता है कि 2 टर्म यहाँ पर है, इन 2 टर्म में से 8x को मैं कॉमन ले रहा हूँ और जैसे ही कॉमन ले लिया मैंने तो ये क्या बन गया 3x - 5 प्लस यहाँ से अगर हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया तो ये 3x - 5 आ गया। अब बताइए वापस 3x - 5 कॉमन लीजिएगा तो 3x - 5 कॉमन ले लीजिए और यहाँ से क्या आ गया 8x + 2 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये आप देखिए मैंने 6 क्वेश्चन आपको सिखा दिए हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए किस तरह से फैक्टराइजेशन किया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो हम लोगों ने अभी सीखा है ना, बहुत काम आएगा। आप देखोगे अब जब आप पढ़ोगे 9 10th भी निकल जाएगा, 11 12th भी आ जाएगा, तो वहाँ पर भी बहुत सारा क्वेश्चंस जब आप कीजिएगा तो डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद आगे आप बढ़ सकते हैं। तो जब फिज़िक्स में यूज़ होगी एप्लीकेशन तो समझ में आएगा ना हम लोग कितनी सारी चीज़ें और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने जा रहे हैं इस सीरीज़ में। जो स्पेशली मैं फील करता हूँ कि बच्चे को, स्टूडेंट्स को अगर मैथ्स की थोड़ी सी भी कमी रह गई है तो फिज़िक्स समझने में बहुत परेशानी होती है, तो मैं वैसे ही मैथ्स को इन्वॉल्व कर रहा हूँ जो बार बार यूज़ होने वाला है फिज़िक्स में। तो इस तरह से ये वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर हमेशा अवेलेबल रहने वाला है। जब आपको मन करेगा रिवीजन करने का आप ओपन कीजिए, वीडियो लेक्चर देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, है ना। तो देखिए हम लोगों ने अपने गोल का पहला पार्ट तो कवर अप कर लिया। पहला पार्ट था हमारा फैक्टराइजेशन, तो ये फैक्टराइजेशन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। इसमें ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बहुत ही आसानी से मैं आपको इसको समझा दूंगा कि होता कैसे है ना। तो ओके, देखिए अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ से बात करेंगे तो क्या हम लोगों को देखने को मिल रहा है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन के केस में। यस, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल 1 की ही बात कर लूँ, मान लीजिए कि एग्जाम्पल 1 मैंने कंसिडर कर लिया। यहाँ से ज़रा देखिएगा सभी लोग। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं x² + 5x + 6 = 0। हमें इसको सॉल्व करना है। तो एक तरीका तो ये है भाई कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए, जो मैंने कल के लेक्चर में आपको सिखाया था। तो चलिए साथ साथ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं मेथड 1 यूज़ करता हूँ, मेथड 1 क्वाड्रेटिक फार्मूले से, तो आपका यहाँ x² दिया गया है, ये 5x है, ये 6 है, = 0। बताइए x² की जो कोएफिशिएंट रहती है वो a कहलाती है, x की कोएफिशिएंट b कहलाती है और ये कांस्टेंट c हो गया। तो अगला स्टेप हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, b² - 4ac। इसके बारे में आपको लेक्चर नंबर 2 में काफ़ी डिटेल डिस्कशन मिल जाएगा। b² 5² - 4 × 1 × 6 आ जाएगा, तो ये 25 - 24। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x = आप क्या जानते हैं, -b ± √d/2a। तो बताइए -b की वैल्यू क्या है, 5 ± 1/2 × 1। तो अब अगर हम लोगों को x की वैल्यू देनी है तो ये -1 ± 1/2 आ जाएगा। अब बताइए, तो अगर आप पॉजिटिव लीजिएगा तो पॉजिटिव लेने पर x की वैल्यू क्या आएगी, -5 + 1/2।
तो ये -4/2 जो सॉल्व करने पर -4 आ गए। और अगर हम लोगों ने नेगेटिव लिया तो नेगेटिव लेने पर x की वैल्यू क्या आएगी, -5 -1/2 -6/2, ये सॉल्व करने पर -3 आ जाएगा। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करते हुए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया। चलिए नेक्स्ट अब सेकंड मेथड की बात करते हैं, फैक्टराइजेशन से। मेथड सेकंड है ना, मेथड सेकंड फैक्टराइजेशन से किस तरह से इस चीज़ को सॉल्व किया जाएगा। तो बताइए, तो क्वेश्चन क्या दिए गए थे, क्वेश्चन यही ना दिए गए थे, x² + 5x + 6 = 0। फैक्टराइजेशन करते हैं, x², 5x को अगर लिखना होगा तो 2x + 3x। इससे पहले सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आपको बता रखी हैं। अब बताइए, तो x कॉमन लीजिएगा तो x + 2 आ गए, 3 कॉमन लीजिएगा तो x + 2 आ गए = 0। अब बताइए ये कितने मिल गए, x + 2 × x + 3 = 0 आ गए। तो हेंस जब ऐसा आ गया, दो अलग अलग फैक्टर आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया, इट मीन्स आइदर x + 2 = 0 और x + 3 = 0। तो जब आप यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो x = -2 और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो x = -3। तो हेंस x = -2 एंड x = -3, यही हमारे आंसर हो गया। आप ऊपर वाले क्वेश्चन से मिला सकते हैं, आपको सेम चीज़ मिल जाएगी। चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है, जैसे मान लिया जाए कि अगर हम लोगों ने एग्जाम्पल सेकंड की बात कर ली, सेकंड एग्जाम्पल में है 24x² -34x -10। तो अब बताइए, तो मैंने पहले भी बोला था कि 24 और 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए रफ वर्क में। तो 24 × 10 = क्या आ गया, 240। अब 240 को इस तरह से तोड़िए कि 34 आए, तो 240 को 40 × 6 के फॉर्म में तोड़िएगा और बताइए, तो 40 में से 6 लेस कीजिएगा तो ये तो 34 दिखाई दे रहा। तो चलिए अब इसको सेट करते हैं। सेट जैसे ही कीजिएगा आप, तो ये 24x² -40x + 6x -10 आ गए, है ना। और अगर मेरे को कॉमन लेना है तो 8x कॉमन लीजिए, तो ये 3x -5 आ गए, प्लस 2 कॉमन ले लीजिएगा, 3x -5 मिल जाएंगे, है ना। अब बताइए, तो यहाँ से 3x -5 × 8x + 2 = 0, इतने मिल सकते हैं। और आगे की अगर हम लोग बात करते हैं तो बताइए इसका क्या मतलब हो गया, 3x -5 0 के बराबर होगा या नहीं, तो 8x + 2 0 के इक्वल हो जाएगा, है ना। यहाँ से अगर आप लिखिएगा तो 3x = 5 और यहाँ से लिखिएगा तो 8x = -2, यहाँ से आप लिखेंगे तो x = 5/3 और अगर यहाँ से लिखेंगे तो ये -2/8 जो कि आपका -1/4 रहने वाला है। तो हेंस अगर मैं x की वैल्यू लिखता हूँ तो x की एक वैल्यू 5/3 आ गई और x की दूसरी वैल्यू -1/4 आ गई। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए। देखिए, कल हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर रहे थे और आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से फैक्टर मेथड, डेट इज़ फैक्टराइजेशन, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करता है ना। तो अब आप जिस मेथड से कन्वीनियंट फील करेंगे आप उस मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, कभी कभी फैक्टराइजेशन में मिडिल टर्म स्प्लिट कराने में बहुत कुछ सोचना पड़ जाता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सोचना ना पड़े, ज़्यादा टाइम ना खर्च हो, तो उसके लिए आप यही काम कर सकते हो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लो, ठीक है, फार्मूले को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये ठीक तरीका है, इसमें टाइम कंजम्पशन कम होगा। अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करने में परेशान हो रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप जा सकते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने ये दूसरा टास्क भी अपना कंप्लीट कर लिया। दूसरा टास्क था हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे टास्क की तरफ, और तीसरा टास्क है हमारे पास फ्रीक्वेंटली यूज्ड अलजेब्रिक फार्मूला एट अ ग्लैंस,
एक बार हम लोग सारे अलजेब्रिक फार्मूले को देख लेते हैं, है ना। एक बार लिख देता हूँ मैं, आपके नज़र के सामने रहेगा। फिर आज की जो ये लेक्चर है, लेक्चर 3, इस लेक्चर को मैं आज यहीं कॉन्क्लूड कर दूंगा। ओके, देखिए 6 क्लास 7 क्लास या 8 क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रा में जो इम्पोर्टेंट फार्मूला पढ़ा है ना, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ आपको लिख कर दे देता हूँ, ठीक है। कुछ ज़्यादा अब मैं नहीं बताने वाला हूँ आज की लेक्चर में। आज की लेक्चर ऑलमोस्ट हो चुकी है ना बाबू। तो आज की लेक्चर हो चुकी है, तो हम लोग ज़रा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा जो फार्मूला बार बार रिपीट करता है ना अलजेब्रा में, उस फार्मूले को मैं बता देता हूँ। जैसे आप देखना, एक फार्मूला जो हमारे पास रिपीट करता है, वो रिपीट करता है a प्लस बी के होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर अगर मैं सेकंड फार्मूले की बात करूँगा तो ये आ जाता है होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी। ये आ जाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट आप आइए थर्ड फार्मूला, ये हमारे पास आता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। तो इसे आप क्या लिखते हो, ये लिखते होगे आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। फिर अगर मैं फोर्थ फार्मूले की बात करूँगा तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जिसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखा जाता है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़ आता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। नेक्स्ट आइए 5 नंबर, अगर मैं यहाँ से फिर बात करूँगा a प्लस बी के होल क्यूब की, तो आपने पढ़ा होगा ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या नहीं तो ये वाला फॉर्मेट पढ़ा होगा आपने, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट आइए अगर मैं 6 की बात करता हूँ, फार्मूला नंबर 6, तो आप a माइनस बी के होल क्यूब पर आइए, तो आप जानते होंगे ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। नहीं तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। फिर आप आइए नेक्स्ट फार्मूला नंबर 7, जो कि a क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आता है, ये आता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतने हो गए। एंड फाइनली लास्ट, ये हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, ये मिल जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे सामने a क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूला हो गए। तो ये देखिए अलजेब्रा में इतना फार्मूला जो है कहीं ना कहीं घूम फिर कर फिज़िक्स में इसका इस्तेमाल होता चला जाता है। तो ये 8 फार्मूला मैंने आप सभी लोगों को लिख कर दे दिया है ना। तो चलिए, इतनी सारी चीज़ें जो मैंने कोऑपरेट किया है आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स समझाने में, मुझे बहुत ही खुशी है कि ये जो वर्क मैं कर रहा हूँ, ये वर्क आप लोगों को पसंद आएगा। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन डेफिनेटली ये वर्क पसंद आएगा। और बहुत ही जल्दी इस यूट्यूब चैनल पर जो है ना, एक ऐसा वर्क तैयार हो जाएगा जिसमें जो स्टूडेंट मैथ के जिस पोर्शन को चाहें, जो फिज़िक्स के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही आसानी से वो तैयार हो जाएगा। तो आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर मेरी कोशिश ये है कि पूरी लेक्चर जो है ना, वो तैयार हो जाए अप्लाइड मैथमेटिक्स के नाम पर। तो चलिए, ये लेक्चर 3 हमारी कंप्लीट हो गई। अगली क्लास जो होगी वो लेक्चर 4 जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो लेक्चर 4 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। वो लेक्चर 4 स्पेशली मैं डिज़ाइन करूँगा जो लोग 11th में हैं, 11th में गए हैं। तो वहाँ पर आपको 2 चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ, एक बाइनोमियल थ्योरम मैं सिखाने वाला हूँ, और दूसरा हम लोग सीखेंगे फैक्टोरियल, डिटर्मिनेंट, है ना। तो लेक्चर 4 और लेक्चर 5 जो होगा, ये 2 लेक्चर हमारा इन 2 टॉपिक पर होगा। लेक्चर 4 आपका बाइनोमियल थ्योरम पर होने जा रहा है, और लेक्चर 5 आपका डिटर्मिनेंट पर होने जा रहा है।
तो चलिए बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ बाइनोमियल थ्योरम, जो कि स्पेशली क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।